हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले न्यूक्लिक एसिड का एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें कि हम लोगों ने न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड स्टडी किया था। वहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा था कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किसे बोलते हैं। ठीक, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? ये न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। इसमें मोनोमर यूनिट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इसमें हमको देखना है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। पहले हम लोग देखेंगे डीएनए। तो डीएनए देखते हैं। इसमें है डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कवर किया था वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, या डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो दिया था वॉटसन और क्रिक ने। ठीक, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग उसको 3 लेवल पे देखेंगे: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्शियरी लेवल। प्राइमरी लेवल में क्या होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बना लिए, एक चेन बना लिए, तो उस चेन को हम लोग बोल देंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े और जुड़ करके बॉन्ड बना करके एक चेन बना लिया, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है? जब ऐसे ही दो स्ट्रैंड, प्राइमरी स्ट्रक्चर के या न्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ करके डबल हेलिक्स बना लेंगे। ठीक है, दो स्ट्रैंड एक साथ मिलकर के, तो उसको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का केवल चेन होगा, और वैसे ही दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ करके अगर हेलिक्स स्ट्रक्चर बना ले रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और उसके बाद जो डीएनए है वो फर्दर अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग हुई उसकी, और वो क्रोमोसोम या क्रोमेटिन या न्यूक्लियोइड्स में जो होते हैं वो हो जाएगा आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन है या क्रोमोसोम है, न्यूक्लियोइड्स है, ठीक है, या फोल्डिंग ऑफ लार्ज टीआरएनए आरएनए मॉलिक्यूल्स, इनके साथ में अगर वो फोल्डिंग करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो टर्शियरी होगा। यहाँ पे हम लोग कौन सा वाला स्ट्रक्चर देखेंगे डीएनए का? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर देंगे। ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि यही कॉमन और मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है डीएनए का। ठीक, जैसे ये देखिए इसमें स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड हुआ, इनके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, ये तीसरा है, इसके बीच में बॉन्डिंग हो रही है, और ये स्ट्रेट चेन बनते जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेट चेन बनते जा रहा है, तो ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना। और ऐसे ही दो स्ट्रक्चर आपस में हेलिक्स बना लिया, आपस में बॉन्ड हो गया, बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो हो जाएगा आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए का डबल हेलिक्स यहाँ पे इसमें दिया हुआ है, ये देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है डीएनए का। देखते हैं, वॉटसन और क्रिक ने जो स्ट्रक्चर बताया था वो बी डीएनए था। ठीक है, डीएनए का बी फॉर्म था। डीएनए वैसे डिफरेंट फॉर्म में होते हैं या डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है जिसका स्टडी वॉटसन और क्रिक ने किया था। इसके अलावा ए फॉर्म ऑफ डीएनए भी होता है, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए भी होता है। ठीक, बी डीएनए इज मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ डीएनए एग्जिस्टिंग अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में जो एग्जिस्ट करता है डीएनए वो बी डीएनए है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है। ठीक है, अब जो बी डीएनए है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है देख लेते हैं। तो ये राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है, इसका जो डबल हेलिक्स होता है वो राइट हैंडेड होता है। ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स का जो डायमीटर होता है वो 20 एंगस्ट्रॉम, ये हेलिक्स हो गया। अब इसका हम लोग अगर डायग्राम देखें तो वो कितना हो जाएगा, डायमीटर, इसका डायमीटर देखें तो कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम होगा। अप्रोक्सीमेटली 10.5 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। ठीक है, ये जो हेलिक्स है इसका जो एक टर्न होगा पूरा, उस एक टर्न में 10.5 बेस पेयर आएंगे, है ना। बेस पेयर क्या होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे ये एक स्ट्रैंड है न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, और ये एक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो बैकबोन होगा वो सुगर और फॉस्फेट का होगा, और साइड से लगे होंगे नाइट्रोजनस बेस। तो ये नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है ना। नाइट्रोजनस बेस में मान लीजिए एडेनिन लगा हुआ है, ठीक है, थाइमिन लगा है, साइटोसिन लगा है, गुआनिन लगा है। वैसे ही दूसरा जो स्ट्रैंड होगा उसमें भी नाइट्रोजनस बेस लगे होंगे, सुगर और फॉस्फेट का बैकबोन होगा। तो यहाँ पे सपोज करिए ये टी है, ये हम लोग आगे भी देखेंगे कि एडेनिन हमेशा थाइमिन नाइट्रोजनस बेस के साथ ही डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे टी है तो ए हो जाएगा, यहाँ पे सी है, सी
साइटोसिन जो होता है वो हमेशा गुआनोसिन के साथ में, साइटिडीन जो होता है वो गुआनोसिन के साथ में हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी होगा, जी हमेशा सी के साथ, ए हमेशा टी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक। अब देखिए ये 2 स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, ये एक स्टैंड है, और इनके बीच में ये जो बेस है इनके बीच में बॉन्डिंग है, तो इनको मिला करके हम लोग बोलते हैं बेस पेयर, ठीक। दोनों स्टैंड के जो नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, एक इसका एक इसका, एक पहले स्टैंड का एक दूसरे स्टैंड का, तो पहले स्टैंड का बेस और दूसरे स्टैंड का बेस, तो एटी, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेस पेयर। 2 हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस पेयर, ठीक, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा आपका जी सी, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलना होगा तो हम लोग बोलेंगे एक बेस पेयर, तो ये हो गया बेस पेयर। तो एक हेलिकल टर्न में, ठीक है, 1 हेलिकल टर्न में 10.5 बेस पेयर। हेलिक्स का जो पिच होगा वो कितना होगा, यानी डिस्टेंस फॉर 1 फुल टर्न ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स का जब एक पूरा टर्न हो जाएगा, ठीक है, हेलिकल टर्न एक कंप्लीट होगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो 33.2 एंगस्ट्रॉम होगा, कहीं कहीं पे 34 एंगस्ट्रॉम भी है, ठीक। ट्विस्ट एंगल पर बेस पेयर 34.3 डिग्री। मेजर ग्रुप्स होते हैं और माइनर ग्रुप्स होते हैं, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं इसमें, ये गड्ढे आपके मेजर और माइनर होते हैं, ठीक है, तो ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। मेजर ग्रुप जो होंगे वाइड होंगे और डीप होंगे, है ना, वाइड है, चौड़ा है, और डीप है, गहरा है, तो ये है मेजर ग्रुप। और ये जो मेजर ग्रुप होते हैं वो एक्सेसिबल होते हैं किसके लिए, प्रोटीन बाइंडिंग के लिए, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग के लिए वो क्या होता है, एक्सेसिबल होते हैं। माइनर ग्रुप जो होते हैं वो नैरो और डीप होते हैं, ठीक है, नैरो होगा और डीप होगा, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है ये पॉइंट है ना, और यहाँ पे ये पॉइंट जो दिख रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मेजर वाला हो गया और ये माइनर वाला हो गया, तो मेजर और माइनर ग्रुप्स होते हैं। आगे स्ट्रक्चर है शुगर पकर, ठीक है, तो इसमें जो शुगर का कॉन्फर्मेशन हो जाएगा वो कौन सा होगा, C2 एंडो कॉन्फिगरेशन, ठीक है, C2 एंडो कॉन्फिगरेशन। इसमें द सेकेंड कार्बन जो होगा वो होगा आउट ऑफ प्लेन, ठीक है, रिंग के आउट ऑफ प्लेन होगा। आगे 2 सिंगल स्ट्रैंड लाई साइड बाय साइड इन एंटी पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है, तो जो इनका अरेंजमेंट होगा, अभी हम लोगों ने देखे कि जो स्ट्रक्चर है डबल स्टैंड है, 2 स्टैंड है, तो अगर एक स्टैंड 5 डैश 3 डैश है तो दूसरा एंटी पैरेलल होगा 3 डैश टू 5 डैश होगा, ठीक है, 5 डैश टू 3 डैश 3 डैश टू 5 डैश हो जाएगा, विथ वन रनिंग 5:2 एंड अदर रनिंग 3:5, ठीक है। तो हम लोग रहना 5 डैश टू 3 डैश डायरेक्शन, और दूसरा हो जाएगा उसका एंटी पैरेलल है तो 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि जो 2 स्ट्रैंड है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। आगे है द डबल डीएनए डबल हेलिक्स और ड्यूप्लेक्स इज हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी हम लोगों ने देखा कि जो डबल हेलिक्स है उनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड नाइट्रोजनस बेस के बीच में है, जो नाइट्रोजनस बेस है उनके बीच में है, और वो भी है कि एडिनोसिन है तो वो थाइमिडीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और गुआनोसिन है तो वो साइटिडीन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो जी सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड और ए टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे दिया हुआ है डीएनए ड्यूप्लेक्स विथ हायर जीसी कंटेंट आर मोर स्टेबल, ठीक है, तो ऐसा डीएनए ड्यूप्लेक्स या डीएनए डबल हेलिक्स जहां पे कि जीसी का कंटेंट ज्यादा होगा, जीसी का कंटेंट ज्यादा होगा, वहां पे डीएनए का स्टेबिलिटी अधिक होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होगा। आगे है 2 स्ट्रक्चरल वेरिएंट्स दैट हैव बीन वेल कैरेक्टराइज्ड, तो वही बात हुई यहाँ पे ए और जेड फॉर्म, मतलब 2 और वेरिएंट हैं, 2 और डीएनए के फॉर्म है, ए डीएनए और जेड डीएनए, ठीक। 2 डैश एंडो कॉन्फिगरेशन और 3 डैश एंडो कॉन्फिगरेशन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्लेन, ये बेस जो होता है नाइट्रोजनस वो पहले कार्बन पे जुड़ता है, ये दूसरा कार्बन हो गया, तो दूसरा वाला जो कार्बन है वो आउट ऑफ प्लेन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे C2 एंडो कॉन्फिगरेशन। और यहाँ पे देखिए पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन जो है वो आउट ऑफ प्लेन है, तो ये आपका C3 एंडो कॉन्फिगरेशन हो जाएगा, तो C2 एंडो कॉन्फिगरेशन
और C3 एंडो कॉन्फ़िगरेशन। तो C2 एंडो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बी डीएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना। इसमें देख लीजिए यही 34 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे दिया हुआ है, ये 33 दो के बीच में 3.32, ये 34 कहीं पे रहता है, कहीं पे 33.2। तो यहाँ पे है डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम। फिर यहाँ पे देखिए मेजर ग्रूव हो गया और ये माइनर ग्रूव हो गया। एंटी पैरेलल जो हम लोग देख रहे थे, तो इसमें देखिए 5 डैश एंड यहाँ पे है, ये 3 डैश एंड है। दूसरा वाला स्टैंड जो है ये पहला स्टैंड हो गया, दूसरा वाला जो स्टैंड इधर में दिया हुआ है बैकबोन, इसमें देखिए ये 3 डैश है और ये 5 डैश है। तो ये स्टैंड इस स्टैंड के एंटी पैरेलल है। ठीक, और यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है Cg के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। तो ऐसा ही हमेशा ए टी के साथ और टी ए के साथ, जी और सी एक साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। यानी कि जो पेयरिंग होती है वो ए का टी के साथ बेस पेयरिंग होती है और जी का सी के साथ होता है। ठीक, ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है। अब आगे देखते हैं हम लोग चारगाफ रूल। ये जो हम लोग बेस पेयरिंग देख रहे थे उसी से रिलेटेड है ये चारगाफ रूल। इसमें दो लास्ट का पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को याद रखना होता है। ठीक, द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। ठीक है, तो जो बेस कंपोजिशन होता है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग होता है, डीएनए का जो बेस कंपोजिशन होता है। फिर किसी भी एक स्पीसीज के डिफरेंट टिश्यू से अगर हम लोग सैंपल आइसोलेट कर रहे हैं डीएनए का, तो उसमें बेस कंपोजिशन सेम होगा। डीएनए स्पेसिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज ऑफ द सेम स्पीसीज हैव सेम बेस कंपोजिशन। यानी स्पीसीज अगर सेम है तो उसके किसी भी टिश्यू से अगर हम लोग डीएनए सैंपल आइसोलेट करेंगे तो उसका जो बेस कंपोजिशन होगा वो सेम होगा। आगे है द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इन अ गिवन स्पीसीज डज नॉट चेंज विथ एन ऑर्गेनिज्म एज। ठीक है, यानी कि जो डीएनए का कंपोजिशन होता है, बेस कंपोजिशन होता है डीएनए का, वो ऑर्गेनिज्म के एज, उसके न्यूट्रिशनल स्टेट या एनवायरनमेंट के साथ चेंज नहीं होता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। इन ऑल सेलुलर डीएनएज रिगार्डलेस ऑफ द स्पीसीज द नंबर ऑफ एडिनोसिन रेजिड्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ थाइमिडीन रेजिड्यू। अभी हम लोगों ने देखा ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है, तो जितना ए होगा उतना ही टी होगा। एंड द नंबर ऑफ गुआनोसिन रेजिड्यू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ साइटिडीन रेजिड्यू। ठीक है, जी हमेशा सी के साथ में बेस पेयर करता है, तो जितना जी होगा उतना ही सी होगा। आगे है द सम ऑफ प्यूनिन रेजिड्यू इक्वल द सम ऑफ पायरिमिडीन रेजिड्यू। यानी एडेनिन और गुआनिन को हम लोग या एडिनोसिन या गुआनोसिन रेजिड्यू को अगर ऐड कर दें तो उतना ही थाइमिडीन और साइटिडीन रेजिड्यू होंगे, यानी ए जी इक्वल टू टी सी। ठीक, ये था चारगाफ रूल। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा जो डीएनए है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए। द ए फॉर्म इज फेवर्ड इन मेनी सॉल्यूशंस दैट आर रिलेटिवली डिवाइड ऑफ वाटर। मतलब ऐसे सॉल्यूशन में जहाँ पे वाटर नहीं होता है वहाँ पे ये फेवर करता है, एग्जिस्ट करता है। द डीएनए इज स्टिल अरेंज इन राइट हैंडेड। यहाँ पे जो है डबल हेलिक्स है वो राइट हैंडेड होता है। ठीक है, लेकिन हेलिक्स जो होगा वो वाइडर होगा और नंबर ऑफ बेस पेयर पर हेलिकल टर्न 11 होगा। वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 10.5 था, यहाँ पे 11 हो गया। प्लेन ऑफ द बेस पेयर इन ए डीएनए इज टिल्टेड अबाउट 20 डिग्री रिलेटिव टू बी डीएनए बेस पेयर्स। ठीक है, बी डीएनए के कंपैरिजन में ये 20 डिग्री टिल्टेड होते हैं। थस बेस पेयर इन ए डीएनए आर नॉट परफेक्टली परपेंडिकुलर टू द हेलिक्स एक्सिस। एकदम परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं होते हैं हेलिक्स एक्सिस के। आगे है दीज स्ट्रक्चर चेंजेस डिपेंड द, तो मेजर ग्रुप जो है वो ज़्यादा डिपेंड होगा वाइल मेकिंग माइनर ग्रुप सैलोअर। ठीक है, तो माइनर ग्रुप जो होगा वो सैलोअर हो जाएगा और मेजर ग्रुप जो होगा वो ज़्यादा डिपेंड होगा। मोस्ट शॉर्ट डीएनए मॉलिक्यूल टेंड टू क्रिस्टलाइज इन ए फॉर्म। ठीक है, जो शॉर्ट डीएनए है वो ए फॉर्म में क्रिस्टलाइज होते हैं। ठीक है, शॉर्ट डीएनए जो होते हैं मॉलिक्यूल वो ए फॉर्म में क्रिस्टलाइज होते हैं। अगला है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। पहला ए फॉर्म ऑफ था, पहले बी था, फिर ए था, अब ये जेड देख लेते हैं। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए जो है ये लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, तो वहां पे ए फॉर्म और बी फॉर्म में जो डीएनए था उसमें जो हेलिक्स था वो राइट हैंडेड था, जेड फॉर्म में लेफ्ट हैंडेड है। हेलिक्स का जो डायमीटर है वो 18 एंगस्ट्रॉम, 12 बेस पेयर पर टर्न। ठीक है,
एक टर्न में 12 बेस पेयर। हेलिक्स का जो पिच है 45.6 एंगस्ट्रॉम। ट्विस्ट एंगल पर बेस 30 डिग्री, ठीक है, पर बेस ट्विस्ट एंगल, पर बेस पेयर ट्विस्ट एंगल जो है वो 30 डिग्री है। मेजर ग्रुप ऑलमोस्ट फ्लैट, माइनर ग्रुप नैरो एंड डीप। बेस अल्टरनेट बिटवीन एंटी एंड सिन कॉन्फर्मेशन। अब ये एंटी और सिन कॉन्फर्मेशन क्या है ये हम बताएंगे अभी आगे है। बेस अल्टरनेट बिटवीन एंटी एंड सिन कॉन्फर्मेशन क्रिएटिंग अ जिगजैग पैटर्न। तो ये हम लोग को पॉइंट याद रखना है कि जो जेड डीएनए है उसका जो पैटर्न है वो कैसा है, जिगजैग पैटर्न है। प्यूरिन एडॉप्ट अ सिन कॉन्फर्मेशन। प्यूरिन जो है वो सिन कॉन्फर्मेशन एडॉप्ट करता है और पायरिमिडिन जो है वो एंटी कॉन्फर्मेशन। शुगर पकड़ देख लेते हैं, वहां पे C2 एंडो कॉन्फ़िगरेशन था, यहाँ पे C2 एंडो कॉन्फ़िगरेशन पायरिमिडीन के लिए है और C3 एंडो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो प्यूरिन के लिए है। फॉर्म्स अंडर हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग और स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग याद रखना है, यहाँ पे प्यूरिन और पायरिमिडीन सीक्वेंस का अल्टरनेशन होता है, ठीक है, अल्टरनेटिंग प्यूरिन एंड पायरिमिडीन सीक्वेंसेस। और उसमें भी कौन से, तो GC रिपीट्स, ठीक है, GC रिपीट्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एंटी और सिन। तो यहाँ पे देखिए प्यूरिन है, ये रिंग से अवे है, तो ये जो होता है ये रोटेट करता है, तो जब अवे होता है तो ये एंटी फॉर्म हो गया, और अगर ये टुवर्ड्स हो गया तो ये सिन फॉर्म हो गया। तो ये एंटी फॉर्म है अवे है तो, और ये सिन है तो टुवर्ड्स हो गया, ठीक। तो ये एंटी कॉन्फ़िगरेशन देख के उसे याद रखिएगा, स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए केवल, है ना, कि ये वाला जो है इस तरीके एंटी बोला जा रहा है तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा, और सिन बोला जा रहा है तो इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक। आगे वही स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये ए फॉर्म है, ये बी फॉर्म है, ये जेड फॉर्म है, ठीक है। ए फॉर्म ये जिगजैग फॉर्म का है, ये मोस्ट कॉमन, और ये ए फॉर्म है, बी फॉर्म से ज़्यादा वाइडर। आगे इन्हीं में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। क्या डिफरेंस है, तो हेलिक्स का टाइप देख लेते हैं। ए में है राइट हैंडेड, बी डीएनए राइट हैंडेड, जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड है। हेलिक्स का जो डायमीटर है, ए है 23 एंगस्ट्रॉम, बी में है 20 एंगस्ट्रॉम, और जेड डीएनए में 18 एंगस्ट्रॉम। बेस पेयर पर टर्न कितना है, इसमें 11 है, 10.5 है बी फॉर्म में, और 12 है जेड फॉर्म में। हेलिक्स का पिच 24.6 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 33.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यही जो पिच है 33.2 एंगस्ट्रॉम, या इसको हम लोग 3.4 भी कहीं कहीं मिल जाता है किताब में। इसके बाद में है 45.6 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक्सियल राइज ऑफ वन बेस पेयर, ठीक है, एक बेस पेयर में एक्सियल राइज कितने का होता है, तो 2.3 एंगस्ट्रॉम का होता है ए डीएनए में, 3.32 एंगस्ट्रॉम का होता है बी डीएनए में, और 3.8 एंगस्ट्रॉम का होता है जेड डीएनए में। आगे मेजर ग्रूव, ए फॉर्म ऑफ डीएनए में नैरो और डीप होता है, यहाँ पे वाइड और डीप होता है, और जेड फॉर्म में होता है ऑलमोस्ट फ्लैट। माइनर ग्रुप जो है वो वाइड और सैलो होता है, बी में नैरो और डीप होता है, और यहाँ पे जेड में नैरो और डीप होता है। शुगर पकड़ है 3C3 डैश एंडो कॉन्फ़िगरेशन होता है ए फॉर्म में, C2 एंडो कॉन्फ़िगरेशन है बी फॉर्म में, और जेड फॉर्म में C2 एंडो पायरिमिडीन के लिए है और C3 एंडो प्यूरिन के लिए है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंटी, यहाँ पे एंटी है, और यहाँ पे पायरिमिडीन के लिए एंटी होगा और सिन होगा प्यूरिन के लिए। भी हम लोगों ने एंटी और सिन का कॉन्फ़िगरेशन देखा था। फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होने चाहिए, तो डिहाइड्रेटेड कंडीशन, हाई सॉल्ट, तो ए फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में बी फॉर्म ऑफ डीएनए होगा, ठीक है। हाई सॉल्ट और स्पेसिफिक सीक्वेंस यानी कि GC रिपीट्स जो होगा, ठीक है, उस कंडीशन में जेड फॉर्म। अपीयरेंस, तो शॉर्ट एंड ब्रॉड, छोटा और ब्रॉड होगा, यहाँ पे लॉन्ग एंड नैरो होगा, और ये इलोंगेटेड एंड स्लिम होगा जेड फॉर्म। आगे स्टेबिलिटी, लेस स्टेबल अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, तो ए फॉर्म जो होता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में लेस स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल बी फॉर्म होता है, ठीक है, और ये भी लेस स्टेबल होगा। रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, तो ए वन बेस पेयर होता है ए डीएनए में, वन बेस पेयर रिपीटिंग यूनिट बी डीएनए में भी होता है, और जेड डीएनए में जो रिपीटिंग यूनिट होता है वो होता है 2 बेस पेयर, ठीक, ये पॉइंट भी याद रखना है। तो ये था ए फॉर्म, बी फॉर्म और जेड फॉर्म
ऑफ डीएनए में डिफरेंस। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं ट्रिप्लेक्स डीएनए और क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए। डबल हेलिक्स के अलावा डीएनए का 3 स्ट्रैंड वाला भी स्ट्रक्चर होता है और 4 स्ट्रैंड वाला भी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है फिर भी मिलता है। तो ट्रिप्लेक्स डीएनए ऑल्सो नोन एज ट्रिपल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, इज अ स्ट्रक्चर फॉर्म्ड व्हेन 3 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कम टुगेदर, है ना। दिस स्ट्रक्चर इज लेस कॉमन बट कैन प्ले अ रोल इन जीन रेगुलेशन एंड सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोसेस। जीन रेगुलेशन और सर्टेन बायोलॉजिकल प्रोसेस में ये कुछ रोल प्ले करता है, ठीक है। ट्रिप्लेक्स डीएनए यहाँ पे 3 स्ट्रैंड होगा और क्वाड्रुप्लेक्स में 4 स्ट्रैंड हो जाएगा, है ना। क्वाड्रुप्लेक्स या जी क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए इज अ यूनिक 4 स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स इन गुआनिन रिच रीजन ऑफ द जीनोम, ठीक है। क्वाड्रुप्लेक्स डीएनए इज स्टेबलाइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ जी टेट्राड, ये पॉइंट याद रखना है, जी टेट्राड, विच आर स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ 4 गुआनिन बेसेस, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर अरेंजमेंट ऑफ 4 गुआनिन बेसेस। तो ट्रिपलेट यानी कि ट्रिप्लेक्स डीएनए 3 स्ट्रैंड, क्वाड्रुप्लेक्स यानी 4 स्ट्रैंड डीएनए। तो ये था डीएनए के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा आरएनए के बारे में। आरएनए का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसमें डीएनए से कुछ डिफरेंसेस होते हैं। डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंड होता है और बेस में नाइट्रोजनस बेस में डिफरेंस होता है, वहां पे थाइमिन होता है, आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, ठीक। और राइबोज शुगर यहाँ पे होता है, वहां पे डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। आरएनए स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डीएनए, बोथ आर शुगर फॉस्फेट पॉलीमर एंड हैव नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, उससे अटैच होता है। लेकिन क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो आरएनए कंटेन्स डिफरेंट मोनोसैकेराइड, यानी इसमें राइबोज शुगर होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। आरएनए यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, डीएनए में थाइमिन हो जाता है ना। यानी हमको अब याद रखना है कि आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है, नाइट्रोजनस बेस। आरएनए एग्जिस्ट एज अ सिंगल स्टैंडर्ड, है ना, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं आरएनए का। तो आरएनए मॉलिक्यूल्स नोन एज राइबोजाइम, आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। राइबोजाइम कब बोलते हैं, जब उसमें कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, यानी राइबोजाइम्स जिनमें की कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसको हम लोग राइबोजाइम बोलते हैं, ठीक है। और क्या करता है, कैटालाइज स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। फ्रेशली जो एमआरएनए बनता है डीएनए से, उसमें 2 पार्ट होते हैं, कोडिंग और नॉन कोडिंग। तो जो नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं उसको निकालना पड़ता है। तो जो नॉन कोडिंग पार्ट होता है, जो कि एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, उस पार्ट को जब वहां से रिमूव करते हैं तो उसको आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं ना, एक्सॉन और एंट्रॉन, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जब इंट्रॉन को निकालते हैं तो वो हो जाता है आरएनए स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो आरएनए स्प्लाइसिंग में आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह काम करता है, तब उसको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम। यानी ऐसा आरएनए मॉलिक्यूल जो कि एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा उसको हम लोग राइबोजाइम बोलेंगे, ठीक है। आगे है लेस स्टेबल देन डीएनए, लेस स्टेबल देन डीएनए, द प्रेजेंस ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेक्स आरएनए मोर प्रोन टू हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जिससे कि वो लेस स्टेबल होता है, स्पेशली अंडर अल्कलाइन कंडीशन, ठीक है। अल्कलाइन कंडीशन में वो ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। क्यों होता है, तो ड्यू टू 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हम लोग को याद रखना है कि जो आरएनए होता है उसका स्टेबिलिटी डीएनए से कम होता है। क्यों, क्योंकि वहां पे सेकेंड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। आगे है डिग्रेडेशन, आरएनए इज मोर ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन बाय राइबोन्यूक्लियेजेस कंपेयर टू डीएनए। तो जो राइबोन्यूक्लियेजेस होते हैं, आरएनए जो होते हैं, वो बहुत आसानी से आरएनए को डिग्रेड कर देते हैं, आरएनए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होता है, ठीक। सम वायरसेस, रेट्रोवायरस, आरएनए वायरस यूज आरएनए एज देयर जेनेटिक मटेरियल इंस्टेड ऑफ डीएनए, ठीक है। तो कुछ वायरसेस हैं जैसे रेट्रो वायरस है, आरएनए वायरस है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए नहीं होता है, क्या होता है, आरएनए। तो रेट्रो वायरसेस या आरएनए वायरस में आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का भी रोल प्ले करता है। दोनों एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, कहीं पे वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो कर रहा है और कहीं पे वो जेनेटिक मटेरियल की एक्टिविटी शो कर रहा है, या जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज हो रहा है, ठीक। आगे है डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनए परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो अब देख लेते हैं आरएनए जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से हैं।
तो mRNA है पहला। तो mRNA क्या करता है, कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू द राइबोसोम वेयर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड। ठीक, डीएनए से जो फ्रेशली आरएनए बनता है वो मैसेंजर आरएनए होता है, और वो जो मैसेंजर आरएनए होता है वो इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा वाला पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन बनाना है। ठीक, टीआरएनए है ट्रांसफर आरएनए। डीएनए से जो आरएनए बना उसके पास में कोड होता है कि कौन सा पॉलीपेप्टाइड बनाना है, और वो जो पॉलीपेप्टाइड बनता है उसके लिए एमिनो एसिड चाहिए होता है। तो उस एमिनो एसिड को एमआरएनए के पास लाने का काम कौन करता है, तो ट्रांसफर आरएनए करता है। ट्रांसफर स्पेसिफिक एमिनो एसिड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है तो उस समय ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, पर्टिकुलर एमिनो एसिड को लेके आता है पॉलीपेप्टाइड चेन में ऐड करने के लिए। अगला है राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोम का कंपोनेंट है, एक पार्ट है ना। एमआरएनए राइबोसोम के साथ जुड़ करके ही पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करता है। तो पहला हो गया एमआरएनए, जिसके पास इंफॉर्मेशन होगा कि कौन सा वाला हमको पॉलीपेप्टाइड बनाना है। उस पॉलीपेप्टाइड के सिंथेसिस के लिए जो अमीनो एसिड चाहिए उसको लाने का काम कौन करेगा, ट्रांसफर आरएनए। और उनको जोड़ने का काम कौन करेगा, तो राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर उनको ऐड करने का काम करेगा। ठीक है, अ कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम विच आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आगे देख लेते हैं एमआईआरएनए एसआईआरएनए। ठीक है, माइक्रो आरएनए और स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन एंड साइलेंसिंग बाय बाइंडिंग टू कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल। तो जीन रेगुलेशन और जीन साइलेंसिंग में इन्वॉल्व होते हैं एमआईआरएनए और एसआईआरएनए। ठीक है, तो जो हम लोग और डिटेल में जब पढ़ेंगे जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन, तब हम लोग वहाँ पे एमआईआरएनए और एसआईआरएनए के रोल को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बस इतना जानते रहे कि जीन रेगुलेशन और साइलेंसिंग में इन दोनों का रोल है। आगे है एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, तो प्ले अ रोल इन आरएनए स्प्लाइसिंग। अभी हम लोगों ने देखा आरएनए स्प्लाइसिंग क्या होता है, तो जो नया एमआरएनए बनता है, एमआरएनए में कुछ नॉन कोडिंग जो रीजन्स होते हैं, तो उन नॉन कोडिंग रीजन्स को काट करके रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोल देते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो उसमें कौन इन्वॉल्व रहता है, तो स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए प्ले अ रोल इन आरएनए स्प्लाइसिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्री एमआरएनए। ठीक है, प्री एमआरएनए के की जब प्रोसेसिंग होती है उस समय ये एसएनआरएनए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, आगे है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। तो ये है कि आरएनए जो है अर्ली लाइफ में जेनेटिक मटेरियल का काम करता था। ठीक है, द आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस इज अ साइंटिफिक थ्योरी दैट प्रपोज दैट अर्ली लाइफ ऑन अर्थ मे हैव रिलाई ऑन आरएनए बोथ टू स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड टू कैटलाइज केमिकल रिएक्शंस बिफोर द एवोल्यूशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। यानी जबकि अर्ली लाइफ में जब डीएनए और प्रोटीन का एवोल्यूशन नहीं हुआ था तो उस समय आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता था और एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी भी शो करता था। ठीक है, डुअल नेचर शो करता था। दिस हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट आरएनए ड्यू टू इट्स डुअल फंक्शन कुड हैव बीन द की मॉलिक्यूल इन ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये आरएनए जो है वो ओरिजिन ऑफ लाइफ में की मॉलिक्यूल है ना, यानी पहले ये जेनेटिक मटेरियल और एंजाइमेटिक एक्टिविटी दोनों शो करता था, इसलिए ये एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में की रोल या की मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक, तो ये है आज के लिए जिसमें हम लोगों ने डीएनए और आरएनए दोनों देख लिया। इसके बाद में एक वीडियो हम लोग और छोटा सा लाएंगे जिसमें कि जो बचा होगा उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।